नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। यूसीसी का मतलब है राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून को लागू करना। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली को स्थापित करना है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य मनु गौड़ जी। आज हम उनसे जानेंगे यूसीसी से बनने की पूरी कहानी क्या रही और इस कानून से जुड़े जनता के भी कुछ सवाल है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल आम लोगों के जहन में यही उठ रहा है कि क्या यूसीसी से विवाह में होने वाले जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं या जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उसमें क्या चेंज आएगा, परिवर्तन आ जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हम देखेंगे यूसीसी एक्ट को, कोड देखेंगे तो उसमें सेरेमनीज ऑफ मैरिज का एक अलग से सेक्शन दिया गया है, जिसमें जो भी धार्मिक समुदाय हैं उनकी जो भी रीति रिवाज, कस्टम्स, यूजेस, उनकी जो भी परंपराएं हैं, जिस भी रीति रिवाज से वो विवाह करते थे, वो चाहे सप्तपदी हो हिंदू धर्म में, चाहे सिखों के लिए आनंद कारज हो, चाहे मुस्लिम्स में निकाह हो या होली यूनियन हो क्रिश्चियंस में, तो अलग अलग सभी समुदाय के लिए वो जी सेम रखी गई है। वो अपनी रीति रिवाज से विवाह करेंगे। सिर्फ यूसीसी के अंतर्गत उन्हें अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी प्रावधान है। क्यों जरूरी रहा कि लिव इन रजिस्ट्रेशन को इसमें अनिवार्य कर दिया गया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यूसीसी उत्तराखंड का ये शायद देश का ऐसा पहला कानून है जो इतने विशाल जनसंवाद के बाद बनाया गया है। ये जी जनता का कानून, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए जितना मास पब्लिक कंसल्टेशन यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया, उतना शायद ही किसी कानून के बनाने में हुआ होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लगभग 1.25 करोड़ की आबादी उत्तराखंड की है और उसमें करीबन 25 लाख परिवार रहते हैं। 2.5 लाख के करीब यूसीसी समिति को सुझाव प्राप्त हुए और उन सुझावों के बेस पर ही ये कानून ड्राफ्ट किया गया है। अब आप देखें, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% परिवारों ने उत्तराखंड के वो अपने किसी न किसी माध्यम से सुझाव दिए हैं। और लिव इन पे जो कानून बनाना जरूरी समझा समिति ने, ये सब पब्लिक डिमांड है, क्योंकि ये चलन एक बढ़ता चला जा रहा है और लिव इन के संबंधों में जो महिलाओं का शोषण होता है या कोई अपराध होता है, या उसके अलावा देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब संबंध ठीक नहीं होता तो भले ही आप लिव इन के संबंधों में रहे हों, लेकिन रेप के केसेस हो जाते हैं। ऐसे संबंधों में जब किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाता, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता और न्यायिक प्रक्रियाओं में उस बच्चे को अपना अधिकार लेने के लिए उस नाबालिग बच्चे को दर दर भटकना पड़ता है। तो इसलिए ये जरूरी समझा कि महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए, किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए लिव इन संबंधों में और लिव इन संबंधों में उत्पन्न हुए बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कम से कम सरकार को इतना पता होना चाहिए कि कोई भी दो व्यक्ति किस समय से किस समय के बीच में लिव इन संबंधों में रहे, जिससे कि उनके हितों का संरक्षण हो। लेकिन मनोज जी, एक विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी भी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और खासतौर पर जो मुस्लिम संगठन वो कह रहे हैं कि आपका मकसद जो है वो ये सब नहीं है जो आपने गिनवाया, बल्कि अंतरजातीय जो विवाह हो रहे हैं उस पर रोक लगाना इसका बड़ा मकसद है। देखिए, ऐसी चीज़ें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में भी आई, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन्होंने भी वो आर्टिकल्स लिखे हैं, जो भी बात हुई है, ऐसा यूसीसी एक्ट में कोई भी प्रावधान, कोई भी चीज़ नहीं है। किसी भी कोई भी दो व्यक्ति जो कि लिव इन संबंधों में रहना चाहते हैं, वो अपनी नॉमिनल आइडेंटिटी की डिटेल्स देकर अपने लिव इन संबंधों का पंजीकरण करा सकते हैं।
उसमें जैसा कहा जा रहा है कि धर्म गुरुओं से सत्यापन आवश्यकता है या ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म गुरुओं के किसी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः जो संबंध प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं, प्रतिषिद्ध नातेदारियों की रिश्तों में आते हैं, जैसे बहन भाई के मध्य विवाह नहीं हो सकता, सगे बहन भाई के, माता और पुत्र के मध्य नहीं हो सकता, तो ऐसे संबंधों को यूसीसी एक्ट में खोला गया है। और कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां पर कजन मैरिज अलाउड हैं, जहां पर मामा और बुआ के बच्चों के बीच में भी रिश्ते होते हैं। तो यदि उनके यहाँ वो परंपराएं ऐसे समुदायों में लंबे समय से चली आ रही हैं, तो उन्हें सिर्फ ये प्रमाण पत्र देना होता है, तो जिससे कि उन्हें प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप वाले सेक्शन से एग्जेम्पशन मिल जाए, तो उन्हें पंजीकरण कराने में सहूलियत दी गई है। और जो बातें उठाई जा रही हैं वो सरासर गलत। लेकिन सर, अब संविधान में राइट टू प्राइवेसी तो दिया गया है, लेकिन अगर कोई कपल आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचेगा तो उसे तो पूरा डेटा अपना रिवील करना है, और साथ ही पास्ट में भी वो किन किन लोगों के साथ रहे, तो मेल फीमेल दोनों के लिए निजता के अधिकार का हनन तो है नहीं ये? देखिए, निजता के अधिकार का इसलिए हनन नहीं है। निजता के अधिकार का हनन तब होता जब उस डेटा को पब्लिक करा जाता। सरकार विभिन्न योजनाओं में अपने पंजीकरण कराती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि सभी राज्य सरकार अपने राज्यों के लिए कानून बनाएं कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य ने भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट बनाया 2010 में। तो इसी जब जब निजता का अधिकार, मैं किसके साथ विवाह संबंधों में रह रहा हूँ, किससे विवाह कर रहा हूँ, ये भी मेरे निजता के अधिकार में आता है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही कहा गया कि इनके विवाह का कंपलसरी पंजीकरण हो। इसी तरह से लिव इन में भी सिर्फ उनके ऐसे संबंधों में बढ़ रहे अपराध और हितों के, महिलाओं और बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए, क्योंकि जब भी कोई केस होता है तो बात आती है कि सरकार क्या कर रही थी, ऐसे ये लोग आइडेंटिटी छुपा के इतने समय से कैसे रह रहे थे, किसी व्यक्ति, कोई पुरुष अपनी आइडेंटिटी बदल के कैसे किसी के साथ इतने समय तक शोषण करता रहा। फिर प्रश्न चिन्ह सरकारों पे लगते हैं और सरकार को कोई भी अपना डिटेल्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार उनके हितों का संरक्षण कैसे करेगी? इसलिए ये उचित समझा गया कि कम से कम सरकारों को इतना पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति, कौन युगल लिव इन संबंधों में कब से कब तक रहा। यानी कि वो लोग जो लिव इन में रह रहे हैं, वो युवा, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों के जहन में एक डर था कि हमारा डेटा जाएगा, क्या वो पब्लिक हो जाएगा, नहीं है। लेकिन आप क्लियर कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहेगा, पूरी तरीके से प्राइवेट रहेगा। एक सवाल जनसंख्या नियंत्रण से भी जुड़ा हुआ है सर, कि यूसीसी से जनसंख्या नियंत्रण को अलग रखने की क्या वजह आखिरकार रही? देखिए, जो ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी यूसीसी की माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो समवर्ती सूची है संविधान की, उसमें एंट्री 5 में जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर पर्सनल सिविल मैटर्स के ऊपर समिति को मैंडेट दिया गया था कानून बनाने, ड्राफ्ट करने का। जो हमारा पॉपुलेशन है, फैमिली प्लानिंग है, वो एंट्री 20 में आता है। तो यही कारण है, जबकि जब पूरा जनसंवाद कार्यक्रम समिति कर रही थी तो बहुत अधिक संख्या में लोगों के सुझाव यूनिफॉर्मिटी इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में भी के लिए भी आए थे, लेकिन वो समिति का मैंडेट नहीं था, इसलिए उसे दूर रखा गया। क्या आदिवासियों को भी इससे अलग रखा गया सर? जी, आदिवासियों को, जो हमारे यहाँ अनुसूचित जनजातियां हैं, उन्हें अभी यूसीसी एक्ट से अलग रखा गया है, क्योंकि संविधान के अनुसार सेक्शन आर्टिकल 342 के अनुसार जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त है, उनके कल्चर, हेरिटेज, उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और जैसा मैंने कहा कि ये जनता का कानून जनता के द्वारा बनाया गया है, जनता के लिए, तो जिस तरह की डिमांड, पब्लिक डिमांड आई और जन सुझाव आए, उसी पे आधारित ये कानून बनाया गया है।
और इसी वजह से अभी अनुसूचित जनजातियों को इनसे दूर रखा गया है। भविष्य में हो सकता है ये उत्तराखंड राज्य ने जो कानून बनाया है उस पे जब विभिन्न अन्य राज्यों में चर्चा हो तब वो राज्य क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि में अभी के लिए जनजाति इससे बाहर है। बिल्कुल, और अलग-अलग वर्गों को यूसीसी से काफ़ी उम्मीद रही है, अब जब से इसकी ड्राफ्टिंग की बात भी शुरू हुई थी। ऐसे में महिलाओं को लेकर, खासतौर पर बेटियों की अगर हम बात करें, तो संपत्ति में समान अधिकार को लेकर क्या उनके लिए यूसीसी में कोई खास प्रावधान है? देखिए, जब समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रमोद कोहली सदस्य रहे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह जी अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, तो वो रही सदस्य। तो सबने पहली मीटिंग में एक चीज़ तय करी थी कि यूसीसी का मतलब है, जैसा कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का भी बयान में सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये आधी आबादी का पूरा कानून है। तो जो 50% विमेन हैं, तो महिलाओं के लिए उन्हें समान अधिकार कैसे मिल पाए, खास तौर से उनके शोषण को कैसे रोका जाए, उन्हें उनकी संपत्ति में कैसे समान अधिकार मिल पाए। तो इसके लिए समिति ने निर्णय लिया और अपने ड्राफ्ट में समिति ने ये प्रपोज करा, जिसे उत्तराखंड सरकार ने माना और उसे कानून का रूप दिया, कि हर प्रकार की संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार मिलेगा। तो यूसीसी के बाद किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, उसमें बेटियों को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। इससे पहले जब हम लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र मनु सर कर रहे थे, तो लोगों के जहन में कई डर हैं, जैसा कि मैंने कहा कि प्राइवेसी को लेकर भी डर था। एक डर ये भी है कि खासतौर पर चूंकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, तो उत्तराखंड से उन युवाओं को क्या अब छोड़कर जाना पड़ेगा अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? क्योंकि एक सवाल लोगों का फ्रीक्वेंट ये पूछा जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब से पोर्टल लॉन्च करा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, तब से कई लोगों ने, देहरादून ज़िले से, हरिद्वार ज़िले से, टिहरी गढ़वाल ज़िले से कई लोगों ने जो हैं वो लिव इन के पंजीकरण के लिए एप्लीकेशन दी है। तो लोग बाग अपना लिव इन का पंजीकरण करा रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग जो किसी को धोखा देकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, या उनके दिमाग में कोई षड्यंत्र या कोई मिसचीफ खुराफात उनके दिमाग में रही हो कि यहाँ पर हम किसी के साथ लिव इन में रहें, दूसरी जगह किसी दूसरे के साथ रहें, या हम विवाहित हैं और विवाहित होने के बाद भी हम किसी के साथ लिव इन में रहे, तो यूसीसी के अंदर ऐसे लोगों के लिए ज़रूर कड़ाई करी गई है। क्योंकि यूसीसी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने पहले भी पूछा कि पूर्व के रिश्तों को क्यों बताना जरूरी है, तो यूसीसी के अंदर कोई भी व्यक्ति एक समय पर एक रिश्ते में रह सकता है। जैसे ही विवाह का पंजीकरण कोई व्यक्ति अपना, मान लीजिए, कराता है, और तो सरकार को पता होता है कि ये व्यक्ति इस तारीख को, इसका स्टेटस मैरिड है, ये विवाहित व्यक्ति है। अगर वो दूसरी जगह अपने लिव इन के पंजीकरण के लिए आता है, तो वो उसका पंजीकरण तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने विवाह का जो संबंध है उसे टर्मिनेट ना करे, मतलब उसका डिवोर्स ना हुआ हो, या उसका जीवन साथी की मृत्यु ना हुई हो, और उस सारे रिकॉर्ड को वो अपने डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन अगर उसने नहीं कराया, तो स्टेटस पोर्टल पे क्या शो होगा, वो विवाहित शो होगा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए करी गई हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के लिए आए जनसंवाद कार्यक्रमों में, कि लोग बाग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर और एक समय पे एक से अधिक संबंधों में रह रहे थे, जिसमें महिलाओं का और उनके हितों का शोषण होता था। जैसा कि आपने सर कहा थोड़ी देर पहले कि ये जो रिकॉर्ड सरकार के पास रहने वाला, जो भी डेटा वो देंगे, तो क्या सिर्फ सरकार के पास रहेगा या फिर कम से कम उनके परिवारों के साथ भी साझा किया जाए? देखिए, क्योंकि हमारी जो एज ऑफ मैरिज है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। तो जब हम किसी की विवाह को अनुमति नहीं दे रहे 21 वर्ष से कम आयु में किसी लड़के को, तो कोई भी अगर
21 साल से कम का है, 18 से 21 साल की आयु के बीच का है, तो सिर्फ उनके परिवारों को जब वो पंजीकरण के लिए अपनी एप्लीकेशन देंगे तो उनके माता पिता को इसकी सूचना दी जाएगी। अब भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी एनओसी उनके कंसेंट के बिना पंजीकरण नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी माता पिता के किसी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उन्हें ये सूचना दी जाएगी। क्यों? वो सूचना देने का एक कारण है। 18 वर्ष का बच्चा 12th पास करता है, 12th पास करके वो कॉलेज में जाता है। वो इतना परिपक्व नहीं होता कि वो अपने अच्छे बुरे का ज्ञान कर पाए, और ख़ास तौर से बच्चियों को कुछ लोग अपने षड्यंत्रों में फंसा लेते हैं, और फिर उनके साथ ऐसे बहुत सारे क्राइम भी देखने को मिले हैं। तो उनके माता पिता को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। सिर्फ इस जानकारी के लिए उनके पास जाएगा, उसके अलावा वो डेटा बिल्कुल प्योरली सिक्योर्ड है। और यूसीसी एक्ट में साफ तौर पे मेंशन है कि ये सारा ओनली रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है लिव इन का, ये ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखने के लिए है, जिससे सरकार के पास रिकॉर्ड रहे कि कल दिन को कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है, कोई क्राइम होता है, तो उनका तय किया जा सके कि ये किन कारणों से हुआ। मनु जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, पूरे देश में इसे कब तक लागू होते हुए देखा जा सकता है? देखिए, जब उत्तराखंड सरकार ने ये समिति बनाई थी तो इस समिति ने को लगभग 3 वर्ष लगे, पहले कानून ड्राफ्ट करने में और फिर इसकी नियमावली बनाने में, पोर्टल बनाने में। और इस समिति ने पूर्णतः, क्योंकि कोई रेफरेंस बुक इस समिति के पास नहीं थी, ऐसा पहला देश में कोई कानून नहीं था। गोवा से तुलना की जाती थी, लेकिन गोवा के कानून में भी बहुत विरोधाभास थे। तो एक ब्लैंक स्लेट पे इस समिति ने काम किया और स्क्रैच से काम करके ये एक कानून तैयार किया है। मुझे पूरी आशा है कि अन्य राज्यों के लिए या भारत सरकार के लिए ये एक रेफरेंस बुक तैयार हो गई है, और जो उत्तराखंड से गंगा निकली है वो पूरे देश को अवश्य सिंचित करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लोगों के जहन में जो डर था सवालों के रूप में विस्तार से और बहुत आसान शब्दों में आपने उन सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया मनु सर। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।